एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल क्लैबरे पर। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। जो इधर उधर की सारी बातें हैं जो मैं यूजुअली आपके साथ करती रहती हूँ, मैं अकेले जा रही थी, मैं बोर हो रही थी, ये वो मैं डायरेक्ट आज आपको कहानी सुनाने वाली हूँ। सो एक राजा होता है, एक राजा जो सबका प्रजा का भला करता है, बहुत एक नेक राजा है। एक दिन राजा के मन में ख्याल आता है कि मैं बहुत बोर होता हूँ, तो मेरे जो राजमहल है इसमें कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो उनको कविताएं सुनने का और दोहे सुनने का काफ़ी शौक था राजा को। तो राजा अपने मंत्री को बुलाता है। मंत्री को बुलाकर वो मंत्री को आदेश देता है कि आप एक काम करिए, आप नगर में ऐलान करा दीजिए, घोषणा करा दीजिए कि हमें एक कवि की ज़रूरत है, और जो भी कैंडिडेट्स आते हैं आप उनमें से एक अच्छे कवि का चयन कर लीजिए ताकि हम उसे राजकवि घोषित कर सकें और वो हमें दोहे सुनाकर हमारा एंटरटेनमेंट कर सके। मंत्री राजा का कहा करता है। मंत्री जाता है, पूरे नगर में घोषणा करा देता है चारों तरफ कि राजा को एक कवि की ज़रूरत है जो उन्हें अच्छे दोहे सुना सके। अब ये बात सुनकर अगले दिन राजमहल के नीचे लगती है भीड़। ऑफ कोर्स वहाँ पर कुछ कवि आए थे, एक्चुअली कुछ कवि नहीं आए थे, काफ़ी सारे कवि आते हैं एज कैंडिडेट। सभी राजकवि बनना चाहते हैं। तो वहाँ पर उस दिन जो कवि आते हैं वो उनका नंबर है 1001। 1001 कवि वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और ये दावा करते हैं कि हम बहुत अच्छी कविता करते हैं और हम बाय प्रोफेशन कवि हैं। अब ये बात देखकर, इतने सारे कवियों को देखकर मंत्री चकरा जाता है। मंत्री सोचता है कि क्या किया जाए। फिर मंत्री एक एक करके सबकी कविताएं सुनता है। मंत्री को क्योंकि 1001 कवि थे, ये सारा चयन करने का जो ये पूरा प्रोसीजर था, इसको करने में पूरे मंत्री को 21 दिन लगे। 21 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मंत्री के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। मंत्री ने पहले कवि सुना, दूसरा कवि सुना, ऐसे करते करते उसने 1001 कवि सुने और हर कवि की कविता बहुत ज़्यादा मधुमेह, मन मोह लेने वाली, बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाली थी। मंत्री को सब इम्प्रेसिव लगे। तो मंत्री एक दिन सोचता है, मंत्री दूसरे दिन सोचता है, मंत्री तीसरे दिन भी सोचता है। फिर मंत्री चौथे दिन एक फैसला लेता है। मंत्री एक लिस्ट बनाता है और उस लिस्ट में 1001 कवि जो कैंडिडेट बनकर आए थे फॉर बीइंग द पोस्ट राजकवि, उसके लिए उनके सभी के नामों की एक सूची बनाता है, एक लिस्ट बनाता है और ले जाकर ये लिस्ट राजा के हाथ में थमा देता है। राजा देखकर काफी हैरान होता है। राजा एक पहर सोचता है, दूसरे पहर सोचता है, फिर तीसरे पहर सोचता है और चौथे पहर राजा के दिमाग में एक सुझाव आता है, एक फाइनल डिसीजन राजा बना लेता है। राजा अपने मंत्री को बोलता है, एक काम करो, ये जितने की भी आपने मुझे लिस्ट दी है, आप इन्हें हैंड टू हैंड सबको कैद करा दो और कैद खाने में यानी कि जेल में डाल दो, और साथ में पूरे नगर में और इन सभी कवियों में एक ऐलान करा दो कि आज के बाद कोई भी कविता नहीं करेगा, और अगर किसी ने कविता करने की कोशिश करी या छुप कर या कैसे भी कविता करी स्पेसिफिकली तो उसको इस शहर का सबसे बलवान आदमी, सबसे ताकतवर आदमी कोड़े मार कर जान से मार देगा। अब हूबहू ये सारी बात सुनता है और मंत्री जाकर ये सारी बात पूरे नगर में घोषणा करा देता है। ये बात सुनकर सब बड़ा परेशान होते हैं। सब में स्पेसिफिकली परेशान होते हैं वो 1001 कवि जो राजकवि बनने के लिए राज दरबार में इकट्ठा हुए थे। पूरे नगर में हल्ला मच जाता है, हर कोई दुख मनाता है कि बेचारे अभागे, अच्छा कवि बनने गए थे, उनकी तो जान पे आ गई। फिर ये सारी बात होती है। सारी बात होने के बाद फाइनली उन्हें कैद कर लिया जाता है और वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगते हैं। इवन उन लोगों से पूरी गधा मजदूरी जिसे कहते हैं कराई जाती है, उनसे कोल्हू जलवाए जाते हैं, ना जानो उनके ऊपर किस किस तरीके के अत्याचार किए जाते हैं। तो ये सारा चीज़ें होते होते 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने के बाद राजा अपने मंत्री को फिर बुलाता है, कहता है आप एक काम करो, मुझे कैद खाने के दौरे पर जाना है। वो वहाँ जाता है,
विजिट के लिए। और वहां जाकर राजा बोलता है कि एक काम करो, आप सबकी तलाशी करो। अब सब थोड़ा सा डर जाते हैं कि भाई तलाशी किस लिए, हम तो पहले ही बहुत सताए हुए हैं। तो मंत्री सबकी तलाशी करवाता है। तलाशी करने के बाद पता लगता है कि उन 1001 कवि में से 101 कवि ऐसे थे जिन्होंने इतने दुख भरे जीवन के साथ, इतने कष्टों के साथ और इतनी सारी चीजें जो उनकी लाइफ में चल रही थी, उसके बावजूद वो रात के पहर, शाम के पहर, कैद खाने में जो भी लोग होते थे उनसे छुप छुपा कर कविताएं करते थे। ये बात देखकर राजा को थोड़ी संतुष्टि मिलती है। राजा अपने मंत्री को बोलता है, देखा आपने, इतने सारे कवि हो ही नहीं सकते। एक्चुअल में इन 1001 लोगों में से ये 101 थोड़े बहुत कवि हैं। ये बात सुनकर मंत्री सोचता है कि राजा तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है और वो मंत्री को बोलता है कि आप एक काम करिए, जो बाकी के 900 हैं जिन्होंने मतलब कविताएं नहीं करी थी, जो कवि नहीं थे, उनको आप 6 महीने की तनख्वाह दीजिए और बाइज्जत बरी कर दीजिए जेल से, कैद खाने से। मंत्री वैसा ही करता है। पर जो 101 कवि थे जिन्होंने छुप छुप कर कविताएं करी थी, राजा उन्हें सम्मानित करता है और महल में शरण देता है और उनके लिए जिंदगी के सारे सुखों का इंतजाम कर देता है। मतलब वो उनके पास मदिरा पान करने का ऑप्शन है, वो जब चाहे पार्टीज कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं और उनके पास अपार पैसा है। अब ये बात सोचकर भी अब जो बाकी के 900 थे वो काफी दुख मनाते हैं। बाकी 900 कवि जिन्हें निकाल दिया गया था वो खुद को अभागा समझते हैं और बाकी के 101 कवि बहुत ज्यादा खुश होकर अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। अब उनके पास जीवन का हर सुख था। फिर यही सिलसिला चलते चलते फिर से 6 महीने होते हैं। 6 महीने के बाद राजा अब उस मोर महल के दौरे पर आता है और बोलता है कि एक काम करिए भाई, अब आपको 6 महीने हो गए हैं, आपने इन 6 महीनों में कौन कौन सी कविताएं दोहे करे, मुझे सुनना है, आज मुझे आप सबका काम देखना है। अब ये बात सुनकर लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर पता लगता है कि ओके, आई एम सॉरी। तो ये सारा सिलसिला चल रहा होता है। हाँ, 100 लोग परेशान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि पता लगता है राजा को कि उनमें से किसी ने कभी लिखी कविता करी ही नहीं थी। मतलब पिछले 6 महीने से जब से उन्हें ऐशो आराम और जिंदगी का सारा सुख मिला था, वो सुख का आनंद ले रहे थे। पर उन 101 में से एक कवि ऐसा होता है जो अपने शब्दों को कविता में बांधता है। हर दिन, हर रात, हर पहर अपने उसके जीवन के साथ साथ कविता भी करता है। राजा फिर मंत्री को बुलाता है और बोलता है, देखिए, ये 101 भी थोड़े बहुत कवि थे। असल में उन जो 1001 लोग आए थे, उन 1001 में से एक ही व्यक्ति कवि था, जो कि ये है जिसने कविताएं लिखी है। ये जो 100 है, मतलब वो जो 900 थे, वो तो कभी कवि थे ही नहीं। और जो ये 100 थे जिन्होंने कविता सुख का जीवन मिलने के बाद नहीं लिखी, वो उनको बोलता है कि ये दुख के कवि है पर ये खुशी के कलाकार नहीं है। इन्होंने अपने दुख भरे, कष्ट भरे, इतने बुरे जीवन में कविता लिखी क्योंकि उस वक्त ये लोग परेशान थे, दुखी थे। अपने मन में उमड़ रहा सारा दुख इन्होंने अपनी कविता में उतारा। पर जैसे ही इन्हें सुख की प्राप्ति हुई, इन्होंने कविता करना छोड़ दिया। ये इस आस में कविता लिखते थे कि इनको कभी सुख मिलेगा। अब इनको वो सुख मिल गया तो इन्होंने कविता करना छोड़ दिया। तो ये सभी दुख के कवि हैं और खुशी के कलाकार नहीं है। ये बोलकर राजा उन 100 कवियों के लिए मंत्री को आदेश देता है कि आप इन्हें धक्के मारकर राजमहल से निकाल दीजिए। और जो वो एक कवि था वो उसको काफी प्रेरित करते हैं, उसकी काफी तारीफ करते हैं और उसको काफी सम्मानित करके उसको अपना राजकवि घोषित करते हैं। उसको बोलते हैं कि आपकी जितनी मुंह मांगी आप कीमत चाहें
आपको वो तनख्वाह दी जाएगी और आपका काम होगा मुझे दोहे सुनाना। ये बात सुनकर बाकी के 100 भी सोचते हैं कि हम तो बहुत अभागे थे, बहुत बुरी किस्मत रही हमारी जो हमने अपने काम को ठीक से नहीं समझा और करा, और मतलब हमारा वो काम ही नहीं था एक्चुअल में। फिर वो एक कवि की वहाँ पर जॉब लग जाती है। कवि पहले दिन आता है, दोहे सुनाता है और चला जाता है। कभी दूसरे दिन भी आता है, दोहे सुनाता है और फिर चला जाता है। कभी तीसरे दिन आता है, दोहे सुनाता है और फिर चला जाता है। पर चौथे दिन वो लिख भेजता है कि मुझसे नहीं हुआ। ये बात सुनकर मंत्री को बहुत गुस्सा आता है। वो राजा को बोलता है कि इसको तो पैसा सर चढ़ के बोल रहा है, कभी काम करने के लिए मना कर रहा है। फिर राजा मंत्री को फिर से समझाता है, बोलता है कि ये दुख का कवि है और सुख का कलाकार भी है। ये आजाद ख्यालों वाला कवि है जो किसी की गुलामी करके या किसी के कहने पर 4 शब्द सुनाकर कविता नहीं समझ सकता। ये मुक्त विचारों वाला है और ये कविता दिल से करता है। एक सेकेंड। ओके, थैंक यू। तो कहानी तो कुछ यूं ही थी। बाकी इस कहानी से आई रियली होप आपको कुछ सीखने मिला हो। बाकी मैं आपको इसका मोरल डिड्यूस करके बता सकती हूँ। इस कहानी से हमें 2-3 प्रेरणा मिलती है, पर मैं एक चीज़ पर थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूँगी। वो ये है कि मेहनत और लगन एंड डिटर्मिनेशन। हम लोगों के अंदर बहुत सारे स्किल होते हैं कभी कभी, और हम उन स्किल्स को शोकेस नहीं करते, और शोकेस नहीं करते तो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और जब हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो हम बोलते हैं कि हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जिनके पास पैसे थे उन्होंने तरक्की कर ली। असल में अगर वो कभी अपना टैलेंट शोकेस ही नहीं करता तो उसको वो अपॉर्चुनिटी कभी मिलती ही नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो उसको कोशिश करिए कि आप एक अच्छी जगह शोकेस कर पाए, ताकि आपको ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की अपॉर्चुनिटी मिले। और दूसरी बात, आप उसी काम में सक्सेस होंगे जो काम आप दिल से करते हैं, ना कि पैसों के लिए या किसी लालच में। जो बाकी के 1000 कवि थे वो सिर्फ कवि बनना चाहते थे, पर वो दिल से कभी कवि थे ही नहीं। तो वही जो आपने समझा और आप सुनते आए आज तक कि जो आपका पैशन होता है वही आपका वर्क होना चाहिए। तो दिस इज क्वाइट ट्रू। या तो कोशिश करिए कि आपका जो पैशन हो वही आपका वर्क हो, या फिर आप इतनी मेहनत कीजिए कि आपका पैशन